जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम हौसलों की उड़ान 89.6 वॉइस ऑफ प्रतापगढ़ पे। आज हम बात करेंगे महेश पाटीदार जी से, जो हमारे मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट है, और हमारी काउंसलर नेहा तिवारी जी से। महेश जी और नेहा जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हर जीवन अमूल्य है और हमारे जिले में खास तौर पर आत्महत्या के प्रकरण कुछ ज्यादा होते हैं। इसी उद्देश्य से हमने एक मिशन चलाया, जिस मिशन का नाम है आई एम हियर टू टॉक। इसी संबंध में आज हम महेश पाटीदार जी से और नेहा तिवारी जी से बात करेंगे। तो महेश पाटीदार जी, सबसे पहले आपसे चर्चा करते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम महेश पाटीदार है। मैं राजस्थान के झालावाड़ जिले से हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से किया है। वर्तमान में मैं जिला चिकित्सालय में साइकेट्रिक नर्सिंग ऑफिसर के पद पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में वर्ष 2018 से कार्यरत। तो आपने अपने अभियान का नाम आई एम हियर टू टॉक रखा। क्या आप इस अभियान के बारे में हमें बता सकते हैं, और इस नेम का क्या मीनिंग है, जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। इस नेम का बड़ा ही अच्छा अर्थ है। इसे हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति परेशान होता है तो वो अपने लोगों से मन की बात करना चाहता है, और इस वर्ड का हिंदी अर्थ अगर निकालें तो मैं आपके पास उपलब्ध हूँ आपकी बात को सुनने समझने के लिए। तो ये हमने इसका नाम आई एम हियर टू टॉक रखा। जी जी जी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस अभियान में आप क्या कर रहे हैं? इस अभियान का जो शुरुआत हुई है वो श्रीमान के लिए गए संज्ञान के कारण ही हुआ है। आपके द्वारा एक अखबार में कटिंग आई थी आत्महत्या से संबंधित, वो श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दी गई और वहीं से ये अभियान शुरू हुआ। अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है, लोगों में आत्महत्या के प्रति जागरूकता पैदा करना, आत्महत्या के कारणों को समझना और उन पे काम करना, ताकि आत्महत्या की दर को कम किया जा सके। अगला, लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन लोगों को समर्थन और सहायता प्रदान करना जो आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि लोगों में जीवन के प्रति आश्वस्तता उत्पन्न करना, ताकि वे सकारात्मक और स्वस्थ जीवन जी सके। तो इस अभियान में आपके साथ और कौन कौन से डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं? इस अभियान में सबसे प्रमुख था तो जिला प्रशासन, मेडिकल चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, महिला अधिकारिता, सामाजिक न्याय अधिकारिता, ये मुख्यतः जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ठीक है। तो अब तक आप कितने लोगों की स्क्रीनिंग कर चुके हैं? अभी तक हम कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 295 राजकीय विद्यालयों में नामांकित 46,041 बच्चों में से 24,355 बच्चों की स्क्रीनिंग हमारे हेल्थ वेलनेस एम्बेसडर द्वारा की जा चुकी है। लगभग 24,000। और अब कितने बच्चे बचे हैं? शेष लगभग अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 52% बच्चों की हमने कर दी है, 40% अभी भी शेष है। तो आप स्क्रीनिंग कैसे करते हैं बच्चों की? क्या प्रक्रिया और किन मानकों का पालन करते हैं स्क्रीनिंग करते वक्त? स्क्रीनिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले हमारे द्वारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हमने राज्य और जिला स्तर के लगभग 45 चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया। फिर इन प्रशिक्षित चिकित्सकों के माध्यम से सभी कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय में से 2 शिक्षकों को हमारे द्वारा प्रशिक्षित किया गया। तो लगभग 462 शिक्षकों को हमने इस अभियान के लिए प्रशिक्षित किया, जिन्हें हम हेल्थ वेलनेस एम्बेसडर के नाम से जानते हैं। स्क्रीनिंग के लिए हम 4 चरणों के पालन करते हैं। प्रारंभिक मूल्यांकन, जिसमें हम प्रत्येक बच्चे और व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करते हैं। दूसरा, स्क्रीनिंग टूल्स, जो मनोरोग विशेषज्ञ द्वारा तैयार स्क्रीनिंग टूल्स है, उसके माध्यम से हम उस व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करते हैं। तो कौन से सिम्टम्स हैं जिसके हिसाब से आप ये स्क्रीनिंग करते हैं, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को? बच्चों में किस तरह के सिम्टम्स मिले हैं? जैसे लगातार उदास रहना, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी हो गई, या शैक्षणिक गतिविधियों में उनकी प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है। ये कुछ इस तरह के पॉइंट्स हैं जिनको हमने इसमें इंक्लूड किया।
तो हम अपने पेरेंट्स को और आसपास जितने भी समाज के लोग हैं उन लोगों को बताना चाहेंगे कि स्क्रीनिंग में इन सिम्टम्स पर खास तौर पे ध्यान दिया जाता है, और आपके भी अगर संपर्क में इस तरह के कोई बच्चे या बड़े भी इस तरह के कोई आए जिनमें इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं, उस व्यक्ति से बात करें या अगर जरूरत पड़ने पर मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट को भी जरूर संपर्क करें। को इस जिले की पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन देख के आपको क्या लगा कि ज्यादातर कारण इनके पीछे क्या रहे हैं बच्चों में? पीछे कारण ये रहे, तो मुख्य कारण जो है वो माता पिता द्वारा बच्चों के आपस में कम्युनिकेशन गैप होना जी। अगर माता पिता बच्चों से लगातार निरंतर संपर्क में और बातें करते, भावनात्मक रूप से बच्चों से जुड़े हुए हैं, तो बच्चे अपनी समस्याओं को माता पिता को आसानी से बता सकते हैं, और ऐसी स्थिति न उत्पन्न होगी जब बच्चे अपने माता पिता को ये सारी बातें बता देंगे। तो डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड के भी कुछ केसेस मिले जहाँ परिवार में डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड है और बच्चा इसका तनाव भी में बहुत है? प्रभाव पड़ता है। जब अगर माता पिता बच्चों के सामने लड़ाई करेंगे तो उसका बच्चों की मानसिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। बच्चे जब माता पिता लड़ते हैं तो बच्चों के मन में डर बैठ जाता है, एक तरीके से वो अपने मन की भावनाओं को बच्चे अपने मन की भावनाएं माता पिता के साथ शेयर नहीं करते। जब वो उनके साथ शेयर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। संगति का बड़ा असर पड़ता है। अगर गलत संगति हुई तो गलत सलाह मिलेगी और वो गलत डायरेक्शन में चलेगी। तो बच्चों की स्क्रीनिंग के समय आपने किस प्रमुख कारण पाए इस जिले में बच्चों का मेंटल हेल्थ कौन से रीजन इम्पैक्ट कर रहे हैं? तनाव के वैसे तो बहुत सारे कारण निकल के आए हैं, परंतु उनमें पारिवारिक कलह, घरेलू हिंसा, बच्चों में परीक्षा को लेकर तनाव होना और सही से मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण भटकाव होना, या फिर शारीरिक और हार्मोनल बदलाव जो होते हैं किशोरावस्था के दौरान, उनकी वजह से आंतरिक द्वंद्व उत्पन्न हो जाना उनमें, ये कुछ कारण है जो निकल। ओके। तो तनावग्रस्त बच्चों के लिए किस प्रकार की काउंसलिंग और सहायता उपलब्ध कराई जाती है? प्रमुखतः हमारे द्वारा अभी 3 तरह की काउंसलिंग बच्चों को उपलब्ध करवाई जाती है। एक तो व्यक्तिगत काउंसलिंग, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति या बच्चे की इंडिविजुअल काउंसलिंग की जाती है, जिससे किन कारणों से वो तनाव में है उनको व्यक्तिगत रूप से उसको दूर किया जाता है। दूसरा है सामूहिक काउंसलिंग, समूह की जाती है, जिसमें व्यक्ति या बच्चों को एक जगह इकट्ठा करते हैं जो समान समस्या वाले बच्चे होते हैं, वो आपस में बातचीत करके इसका समाधान निकालते हैं। और तीसरी है पारिवारिक काउंसलिंग, जिसमें हम उसके परिवार की काउंसलिंग करते हैं ताकि वो बच्चों की समस्याओं को समझ सके और उन समस्याओं को समझने के बाद उनका समाधान निकालने में बच्चों की पूरा मदद मिले। आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बड़ी सिस्टम भी क्रिएट किया है, क्योंकि कई बार बच्चे हमारे पास नहीं आते हैं अपने सिम्टम्स को लेके। उनकी समस्याएं वो होती हैं जो हमारे साथ वो शेयर शायद नहीं करना चाहते हो, लेकिन अगर उनके बड़ी, उनके बेस्ट फ्रेंड जो उनके साथ हैं वो उनके साथ है तो उनके साथ शेयर करने में आसानी हो सकती है। जी, आपके द्वारा बिल्कुल इस पॉइंट पर ध्यान दिया, ये बहुत ही अच्छी चीज है। हमने बड़ी सिस्टम पे भी काम किया है और हम प्रत्येक शिक्षक को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं कि जो भी बच्चा है उसको पेयर में बिठाए, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ बिठाए, तो वो उसकी भावनाओं को अपने साथ शेयर करेगा। और वो बच्चा जो भी दूसरा अपोजिट, अगर दूसरा बच्चा डिप्रेशन में है या किसी अन्य परिस्थिति से गुजर रहा है, तो दूसरा बच्चा आके शिक्षक को बता सकता है और शिक्षक हमारी मदद उसमें ले सकता है। मैं इस संबंध में हमारे सभी दर्शकों को और पेरेंट्स को स्पेशली ये बताना चाहूंगी, टीनेज अवस्था में बच्चे बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर में रहते हैं, बहुत सारे अन्य कारण होते हैं जिसकी वजह से वो नॉर्मली भी तनाव में आ जाते हैं। इसलिए बडी सिस्टम जो बेस्ट फ्रेंड है बच्चे का, जिसके साथ वो हर चीज शेयर करने में सक्षम है, जिसके साथ वो हेजिटेट नहीं करता, जिसके साथ कोई एम्बैरेसमेंट या गिल्ट की फीलिंग नहीं होती है, उसके साथ वो हर चीज शेयर करता है। इसीलिए एक बड़ी सिस्टम क्रिएट किया गया कि हर बच्चा, हर व्यक्ति जो उसका बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ अपनी भावनाएं शेयर करे। और वो अगर हमें सतर्क करते हैं कि इस बच्चे में कोई ऐसी सिम्टम्स दिखाई दे रही है, तो पेरेंट्स अपने आप सतर्क हो जाते हैं। माता पिता और शिक्षकों की इसमें क्या भूमिका रहती है? माता पिता और शिक्षक दोनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो दोनों ही बच्चे के जो मानसिक और भावनात्मक बदलाव है उनसे वो जुड़े। जब वो जुड़ेंगे तो बच्चा अपने मन की बात आपको आसानी से शेयर करेगा। दूसरी चीज है कि बच्चों को समय दे। जब आप बच्चों को समय देते हैं तो बच्चे आपके क्लोज आएंगे और जो भी पूरे दिन में जो घटनाएं हो रही थी, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब बच्चों को पर डे आदत डालें कि जैसे जब भी बच्चा आए तो उसे पूछे, बच्चे आज स्कूल में क्या हुआ, तो बच्चा धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएगा। वो आपके साथ अपनी भावनाओं को शेयर करेगा। कुछ भी अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ वो आपको बताना शुरू कर।
तो बच्चों को समय दे, बच्चों की भावनाओं को समझे, ये हम करते हैं। और बच्चों को सुने, कंपैशनेटली सुने, बिना किसी जजमेंट के सुने। ये पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी भी तरह का जजमेंट करते हैं तो बच्चा आपके साथ वो चीज शेयर नहीं करेगा जो परेशानी उसे आ रही है। तो बिना जजमेंट के चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे हमारे काउंसलर्स हो, बच्चे को सबसे पहले सुने। क्योंकि हर व्यक्ति जो तनाव में है तो सबसे पहले ये चाहता है कि उसके मन की बात वो किसी के सामने प्रस्तुत कर सके। यदि किसी को लग रहा है कि किसी के घर में या आसपास में किसी सदस्य को तनाव है तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? सबसे पहला, जैसा भी आपने थोड़ी देर पूर्व कहा था, उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुने। हर निराश व्यक्ति ये चाहता है उसके मन की बात को कोई सुने, तो उसकी बात को पूरा सुनना है, बीच में टोके नहीं, जिससे वो व्यक्ति मुद्दे से भटक सकता है। ठीक है, तो उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुने। जब आप उसकी बातों को सुनेंगे तो उसी में से आपको वो किस कारण से परेशान है वो कारण निकल के समझ में आए। इस कारण से ये व्यक्ति परेशान है, उन कारणों पे काम करें, उसके साथ चर्चा करें। अगर आप अपने व्यक्तिगत रूप से उनको समाधान नहीं कर पाते हैं तो किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की आप सहायता लें। अगर उसकी भी मदद नहीं लेना चाहते और इसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं तो जो मानसिक स्वास्थ्य की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है टेलीमानस 14416, उस पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ये 24x7 चलने वाली सेवा है। हर भाषा में काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध। पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि पैनिक अटैक एग्जैक्टली होता क्या है। पैनिक अटैक को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि सडन आया, व्यक्ति घबराया हुआ है, उसकी हार्ट बीट तेज चल रही है, वो अपनी बातों को कहने में बिल्कुल असक्षम है। आप उससे थोड़ा समझ सकते हैं कि इसको पसीने आ रहे हैं, वो एकदम से ही कैन फॉल डाउन, वो गिर सकता है। ये सारी स्थितियां उसके साथ हो सकती है। ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो आप पहले उसको बिठाएं, थोड़ी देर उसको शांत होने के लिए बोले, देन उसको काउंट करने के लिए बोले, उल्टी गिनती 10 से लेके 1 तक मन में काउंट करे वो, फिर धीरे धीरे उसको रिलैक्स करें, उसका ध्यान डाइवर्ट करें कि वो किन चीजों से परेशान है। देन फिर धीरे धीरे उसको इधर उधर के क्वेश्चन पूछते हुए देन मुख्य मुद्दे पे बाद में लेके आए। ऐसे डायरेक्ट आप अगर उससे पूछेंगे कि क्यों परेशान है तो वो कभी आपको अपने मन की बात बता नहीं पाएगा। आप पूछ रहे भाई कैसे हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, किस तरीके से, क्या हुआ आपके साथ, तो धीरे धीरे मुद्दे पे जाएंगे तो वो तब तक वो सारी चीजें उसकी जो एंजाइटी अटैक के जो सिम्टम्स है वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। तो प्रोफेशनल काउंसलिंग, प्रोफेशनल थेरेपी और मेडिकेशन के बारे में भी बताएं। यदि किसी व्यक्ति को इतने सीरियस अटैक्स आ रहे हैं तो उसके संबंध में पेरेंट्स को या जो भी गार्जियन है उन्हें क्या करना चाहिए? जी, उन्हें प्रोफेशनल काउंसलिंग जरूर करवा लेनी चाहिए अपने बच्चों की, अगर इसलिए के आ रहे, और अगर फिर भी समाधान नहीं मिल रहा है तो मनोरोग विशेषज्ञ से तुरंत सलाह लेनी। तो आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को किस प्रकार से, जो हमारे सुसाइड केसेस स्पेशली हमारे जिले में बहुत ज्यादा है, अगर किसी व्यक्ति में सिम्टम्स मिल रहे हैं तो उस वक्त उसे क्या सलाह देनी है? देखिए, जितने भी ये सब है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो लाइफ पैटर्न के चेंज होने से ही, जैसे सोने उठने का, जैसे हमारे दिमाग में, आपने साइंस के स्टूडेंट रहे तो आपको पता भी होगा, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। पर डे सोने उठने का टाइम अपने आप दिमाग में सेट होता है। तो प्रतिदिन नियमित रूप से सोने उठने का समय हमारा नियमित होना चाहिए। जैसे 6 से 8 घंटे एनसीडी कहती है, 6 से 8 घंटे हमें सोना चाहिए, तो ब्रेन उससे हमारा रिलैक्स रहेगा। हमें ऐसे नेगेटिव थॉट्स, उसके लिए अगर नेगेटिव थॉट्स से बचना है तो पर डे पॉजिटिव थॉट्स वाली कोई बुक्स है, आप उनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको खाइए। इसके अलावा व्यायाम प्रतिदिन कीजिए। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारे शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन्स निकलते हैं, वो तनाव से लड़ने में हमारी काफी मदद करते हैं। ये कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप अपनी समस्याओं से नहीं निकल पा रहे हैं तो हमारी जो टोल फ्री नंबर है टेलीमानस का, कॉल कर सकते हैं और मनोरोग विशेषज्ञ से सहायता। तो दर्शकों, अब हम बात करेंगे हमारी काउंसलर नेहा जी तिवारी से, जो हमारे वन स्टॉप सेंटर पे लीगल काउंसलर हैं। नेहा जी, आप अपने बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। जी मैम, मेरा नाम नेहा तिवारी है। मैं एक विधिक स्नातकोत्तर हूँ और यहाँ पर महिला अधिकारिता विभाग के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर पर एक विधि परामर्शदाता हूँ। वेरी नाइस नेहा जी। तो वन स्टॉप सेंटर क्या है और इस पे क्या कार्य होता है, हमारे दर्शकों को बताएं। मैम, वन स्टॉप सेंटर राज्य सरकार द्वारा संचालित एक योजना है। इसके अंतर्गत जो प्रार्थियां होती हैं वे जब हमारे पास आती है तब हम उन्हें 5 तरह की सुविधाएं प्रदान करते हैं।
मैम हम उन्हें सबसे पहले तो एक 20 दिन का आश्रय प्रदान करते हैं और उसके बाद हम उन्हें मनोचिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध करवाते हैं। जब वे हमारे सेंटर पर आती है तब हम सबसे पहले उनका उन्हें हम चिकित्सकीय सहायता प्रदान करते हैं, जिसमें हम उनका मेडिकल करवाते हैं और आवश्यक होने पर हम उन्हें विधिक सहायता प्रदान करते हैं और कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। तो वन स्टॉप सेंटर पे आपके सामने किस किस तरह के केस आते हैं? मैम वन स्टॉप सेंटर पर हमारे पास अगर देखा जाए तो अधिकतर घरेलू हिंसा से संबंधित केसेस आते हैं और कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं मैम जहां पर जो महिलाएं होती हैं वे या तो छेड़छाड़ के शिकार होती हैं या रेप की या स्टॉकिंग या अन्य किसी भी तरह की एनी टाइप ऑफ हैरेसमेंट महिलाएं मेंटल या सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस कर रही हैं, तो उस तरह की महिलाएं आपके पास आती हैं। हाँ जी मैम। महिलाओं की मानसिक स्थिति के आकलन के लिए आप क्या क्या तकनीक अपनाते हैं? मैम महिलाएं जब हमारे पास आती हैं तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम उनसे एक संबंध स्थापित कर सके, जिसके अंतर्गत हम उन्हें एक ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाते हैं जहां पर वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं और एक हमारे अंदर वे एक साथी को देखती हैं, क्योंकि जब वे हमारे साथ फ्रेंडली हो जाती हैं तब वे अपनी बात को खुलकर बता सकती हैं। उसके बाद मैम हम उन्हें ध्यान से सुनते हैं। हम यह समझना चाहते हैं कि उनकी एक्चुअल में समस्या क्या है, वे किस मानसिक स्थिति से गुजर रही हैं। हम उन्हें बोलने देते हैं मैम, हम उन्हें बीच में नहीं रोकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वे बोलें, जितना ज्यादा वे बोल पाएंगी वे अपनी मन की बातें बाहर निकाल पाएंगी और हम उन्हें सुनने की कोशिश करते हैं मैम। फिर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में उनकी प्रॉब्लम क्या है। हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि किस समस्या को हमको एक्चुअल में टारगेट करना है, हम कैसे उस समस्या को हम दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद मैम हम हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। जब वे जो प्रार्थी हैं उन्हें जिन व्यक्तियों से समस्या है, वे उनके माता पिता हो सकते हैं या वे उनके कोई कॉलेज के साथी हो सकते हैं या ससुराल पक्ष हो सकता है मैम। और फिर हम कोशिश करते हैं उन लोगों के बीच में काउंसलिंग करवाने की, एक्चुअल में इस महिला की क्या शिकायत है, ये क्या चाहती है और एक्चुअल की कंडीशन क्या है मैम। इस तरह से हम कोशिश करते हैं महिलाओं की मानसिक। लेकिन कोई महिलाएं अगर काउंसलिंग के उसमें नहीं जाना चाहती, लीगल एड चाहती हैं, परस्यू करना चाहती हैं कोर्ट में केस, उन केसेस में आप क्या करते हैं? मैम हम महिला को कोर्ट लेकर जाते हैं, हम मैम DIR फाइल करवाते हैं। हमारे जो संरक्षण अधिकारी हैं नेहा माथुर मैम, हम उनके द्वारा DIR फाइल करवाते हैं। फिर मैम हम उन्हें फैमिली कोर्ट लेकर जाते हैं। हमारे दर्शकों को बताएंगे कि DIR क्या होता है? मैम DIR एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है, जिसके अंतर्गत जो महिला है वह एक्चुअल में यह बताती है कि उनके साथ किस किस तरह की हिंसा की गई है। वे शारीरिक हिंसा, क्योंकि मैम जो हिंसा है, शारीरिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, मानसिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, इसके भी मैम बहुत सारे चरण हैं। शारीरिक हिंसा में भी वे किस किस स्थिति से गुजरी हैं, आर्थिक हिंसा में भी मैम शारीरिक में फिजिकल और सेक्सुअल हैरेसमेंट दोनों की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और आर्थिक हिंसा मैम कि वे अपने ससुराल में किस तरह की आर्थिक समस्याएं फेस कर रही हैं। उसके बाद मैम हम कॉलम होता है मैम जिसमें ये पूरा मेंशन होता है कि उन्हें किस किस तरह की सहायता चाहिए, हम उन्हें वो सहायता प्रदान करते हैं। वो पूरी एक रिपोर्ट जो हम तैयार करते हैं मैम, उनकी समस्या और वे क्या चाहती हैं, उस पूरी रिपोर्ट को मैम हम फैमिली कोर्ट में आगे मजिस्ट्रेट के समक्ष हम पेश करते हैं मैम, और कोशिश करते हैं कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। बात दायर करने की कोशिश करते हैं मैम, और DIR के अकॉर्डिंग जो सुरक्षा वे चाहती हैं मजिस्ट्रेट उन्हें प्रदान करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया के बीच महिला की आइडेंटिटी कहीं डिस्क्लोज ना हो, कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता मेंटेन रहे, इसके लिए आप क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? मैम हम सोशल मीडिया पर या किसी भी तरह से सेंटर के बाहर निकलने के बाद उस महिला का नाम या उसकी जो समस्या है वो किसी के भी सामने हम साझा नहीं करते हैं मैम। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो समस्याएं या जो भी उसकी पहचान है वे हमारे सेंटर तक रहे, पुलिस स्टेशन तक रहे और कोर्ट तक रहे मैम। वहां से निकलने के बाद हम इस बारे में चर्चा किसी से नहीं करते हैं मैम। न सोशल मीडिया पर हम कोई फोटो अपलोड करते हैं, न हम सोशल मीडिया पर मैम किसी भी तरह के हमारे जो मित्र हैं या जो और पारिवारिक सदस्य हैं उनके सामने हम किसी भी तरह से साझा नहीं करते हैं मैम। तो नेहा जी, आप मुझे ये बताइए कि आप महिलाओं को वो कॉन्फिडेंस कैसे दिलाते हैं कि वो सहजता से आपके साथ अपनी हर प्राइवेट बात भी शेयर कर सकें? जी मैम, जब प्रार्थियां हमारे पास आती हैं तब हम उन्हें
तब हम उनके साथ एक मित्रता का माहौल स्थापित करते हैं। मैम हमारा जो विभाग है, महिला अधिकारिता विभाग, जहाँ पर वन स्टॉप सेंटर संचालित होता है, वहाँ का वातावरण एक घर की तरह है मैम। वहाँ जब कोई प्रार्थी आती है तो वह देखती है कि ये जो सेंटर बना हुआ है वो किसी भी तरह के ऑफिस या सरकारी विभाग के जैसा नहीं है। वह एक घर की तरह बना हुआ है मैम। आगे गार्डन भी है, बाहर घूमने की व्यवस्था भी है मैम, टेरेस भी है मैम, रूम भी है, टीवी भी है मैम, जहाँ पर हम उन्हें एक ऐसा माहौल प्रदान करते हैं कि वे बैठकर अपने मन की बात आराम से हमारे साथ साझा कर सकती है मैम। और आप उन्हें समय देते हैं? समय देते हैं मैम, बिल्कुल। और मैम हमारा जो वन स्टॉप सेंटर वो 24/7 चलता है मैम। आप रात को 3 बजे भी कोई पीड़ित महिला अगर वहाँ पर आती है या आप लाते हैं तो तब भी मैम वहाँ पर काउंसलर रहते हैं मैम। और तुरंत उन्हें हम इस तरह का माहौल प्रदान करते हैं कि वे अपनी सारी समस्याएं खुलकर हमारे सामने साझा कर सके मैम। कई बार आपके पास ऐसे भी केसेस आते होंगे नेहा जी की घटना 2 साल पहले 3 साल पहले हुई, अभी तक वो महिला इतना करेजियस नहीं हो पाई कि वो आपके साथ आके शेयर कर पाए, पर 3 साल बाद वो आपके पास आती है। उन केसेस में उन केसेस को आप कैसे डील करते हैं? मैम चाहे महिलाएं तुरंत हमारे पास आए, चाहे कुछ समय बाद आए, क्योंकि मैम महिलाएं सोचती है कि मैं बर्दाश्त करूं। यहाँ का जो माहौल है वह एक महिलाओं की इस तरह की प्रवृत्ति रहती है मैम कि वे सोचते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो हुआ है, मैं महिलाओं की और समाज की भी ये प्रवृत्ति रहती है कि थोड़ा बहुत, अगर कुछ थोड़ा बहुत की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, पर उन्हें ये लगता है कि अपने परिवार को बचाने के लिए या कोई भी जो भी परिस्थिति हो। हाँ, उनके बच्चे बहुत छोटे हैं मैम, छोटे होते हैं, वे सोचते हैं कि घर का माहौल ना बिगड़े, घर नहीं टूटे, तब तक वे बर्दाश्त करती है मैम। लेकिन जब कुछ समय ऐसा आता है कि उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है मैम, तब वे महिलाएं जब हमारे पास आती हैं मैम, तब हम उन्हें अच्छे से सुनने की कोशिश करते हैं मैम। हम उनकी बात सुनने के बाद हम द्वितीय पक्ष को भी हमारे सेंटर पर बुलाते हैं मैम, क्योंकि किसी भी एक पक्ष को सुनने के बाद हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं मैम। हम द्वितीय पक्ष को भी बुलाते हैं हमारे पास और हम दोनों का पक्ष जानने की कोशिश करते हैं मैम। हम कोशिश करते हैं कि महिला की जो समस्या है, जिस बात पर उन लोगों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, हम उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ पर लिखा पढ़ी की जरूरत है मैम कि अगर महिला या पुरुष पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाह रहे हैं या कोर्ट नहीं जाना चाह रहे हैं, फिर भी मैम हम एक समय के बाद ऐसे कोशिश करते हैं कि जो स्टाम्प होते हैं मैम, हम वो लिखवा देते हैं उस आदमी से, कि जो व्यक्ति हैं वे आके अपने स्टाम्प पर बकायदा लिख कर जाते हैं कि आज से आने के बाद मैं ये हरकतें नहीं करूंगा। इस चीज से ये होता है कि मैम वह जो पुरुष होता है वह बाउंडेड हो जाता है मैम, और महिला अपने आप में सुरक्षा महसूस करती है। तो पुलिस और कोर्ट की हस्तक्षेप के बिना हम हमारे सेंटर पर मैम इन समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी, कई बार ऐसे भी केसेस होते होंगे नेहा जी आपके पास, किसी व्यक्ति किसी महिला के साथ पहली बार हिंसा हुई जी, तो एक फ्रीजिंग हो जाती है, वो महिला उस वक्त रिएक्ट नहीं करती है, पर कुछ समय बाद जब वो आती है तो एक नॉन जजमेंटल वे में उसे सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इसलिए आप लोगों को भी बताना जरूरी है, हमारे दर्शकों को, क्योंकि कई बार हमारे पास भी इस तरह के केस आते हैं कि 2 साल बाद 3 साल बाद महिला आई, तो आपके पास भी अगर ऐसा कोई भी महिला आपके साथ अपना शेयर कर रही है तो उसके बारे में जजमेंटल ना हो और उसको उचित सलाह दें। तो कुछ ऐसे केसेस के उदाहरण आप बताएंगे? जी मैम। आप गोपनीयता मेंटेन करते हुए एक जनरल बता सकते हैं कोई हमारे सेंटर पर आए जी, कोई उदाहरण आप एक इन जनरल दे सकते हैं विदाउट टेकिंग नेम एंड एक जनरल आप। जरूर मैम। जैसे अभी कुछ समय पहले हमारे पास एक केस आया था जिसमें ससुराल वालों ने उस महिला को मारपीट करके निकाल दिया बाहर और उसका 2.5 साल का बच्चा अपने पास रख लिया। तब हमने पुलिस प्रशासन की मदद से 24 घंटे के अंदर उस महिला को हमने उसका बच्चा दिलवाया मैम। और कुछ एक केस ऐसा भी आया था मैम जिसमें हम कह सकते हैं कि जब बच्चे बड़े होते हैं और जब हार्मोनल चेंजेस उनमें आते हैं, तब किस तरह से वे अपने जो फैमिली होती है उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। वे किसी भी मैटर में हो सकते हैं मैम। ये एक केस हमारे पास आया था मैम जहाँ पर जो बच्ची थी वह जस्ट 18+ हुई थी मैम, और उसे ऐसा लगता था कि मतलब मेरे मम्मी पापा मेरे भाई बहन तक मेरे दुश्मन हो चुके हैं, और वे उनसे मिलना भी नहीं चाह रही थी, वे उनसे बात भी नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि कुछ स्थितियां ऐसी थी जिसमें उसे लगता था कि वह सही है। और हमने मैम पूरी कोशिश करी उस लड़की से
उसकी सारी बातें समझने की, उसकी समस्या समझने की। उसके बाद मैम हमने उसके परिवार वालों को बुलाया, परिवार वालों से भी हमने जाना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मैम हमने उनके बीच में एक पुल बनाने की कोशिश करी, जिसमें दोनों पक्षों ने बैठकर बातें करी और उसके जो माता पिता थे उसने उस बालिका को वहां पर बैठकर समझा, क्योंकि शायद घर पे उन लोगों ने कभी सुनने या समझने की कोशिश ही नहीं करी, या उन्हें वह माहौल ही नहीं मिला कि वो जो बालिका थी अपनी सारी बातें कह सके। लेकिन जब हमने हस्तक्षेप किया बीच में, तब वह जो बालिका थी खुलकर अपनी सारी बातें उसने अपने मम्मी पापा को बताई और उसके मम्मी पापा ने भी इस स्थिति पर जाके उसको समझा। मैम एक केस में हमारे पास पुलिस के द्वारा लाया गया था, जिसमें 1090 जो हेल्पलाइन नंबर है महिलाओं के लिए, उसके माध्यम से हमारे पास केस आया था मैम, जिसके अंतर्गत वह महिला इतनी डरी और घबराई हुई थी कि वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। उससे अपने ससुराल वालों का केवल नाम पता था और एड्रेस पता था मैम। हमने उसे 3 से 4 दिन हमारे पास रखा, उसकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करी। हमने उसके ससुराल वालों से संपर्क किया और उसके बाद मैम हमने साथ में बिठाकर उनकी जो समस्याएं थी उसको दूर करते हुए वापस उस महिला को हमने उसके ससुराल भेजा मैम। और सबसे महत्वपूर्ण केस मैम जो एक मैं कह सकती हूँ कि आजकल जो साइबर क्राइम्स बहुत चल रहा है मैम, जो खास तौर पर महिलाओं को और बालिकाओं के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसमें मैम कुछ दिनों पहले हमारे पास एक बालिका आई थी जो गोपनीयता को रखते हुए, क्योंकि मैम जैसा कि यहाँ का माहौल है कि बच्चे बड़े स्ट्रगल करके पढ़ाई कर रही हैं, वे उन्हें समाज से तो बाद में लेकिन परिवार वालों से पहले लड़कर फिर अपनी पढ़ाई को जारी रखना पड़ता है। इस स्थिति में मैम बालिकाएं जब आती है तब साइबर क्राइम्स जो उनके साथ हो रहे होते हैं वे चाह के भी अपने घर वालों को नहीं बता पाती हैं। उनका सबसे बड़ा डर ये होता है कि अगर मैंने बताया कि मुझे इस तरह की समस्याएं हो रही हैं या कोई मुझे कॉल कर रहा है या कोई मुझे धमका रहा है, तो सबसे पहला डर जो उनका होता है वो यही होता है कि मेरे माँ बाप मेरी पढ़ाई छुड़ा देंगे, मेरी शादी कर देंगे, मैं इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची हूँ। तो उस स्थिति में मैम एक केस आया था हमारे पास। वह बालिका एक गोपनीयता भी रखना चाहती थी और जिस क्षेत्र में वह रहती है उस क्षेत्र से बाहर वह अपनी कंप्लेंट फाइल करवाना चाहती थी, क्योंकि एक डर ये भी रहता है मैम कि ये यहाँ के जो अपने इलाके इतने छोटे हैं कि सबको जानते हैं मैम। उसे ये डर था कि अगर ये बात मैंने अपने क्षेत्राधिकार पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट फाइल करी तब मेरे घर पर बात पता चल जाएगी मैम। उसकी इन सारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जिसमें गोपनीयता का भी ध्यान रखा गया मैम, और उसके पेरेंट्स को भी मैम कहीं से कहीं तक पता नहीं चला, और जो साइबर प्रॉब्लम उसकी थी मैम उसको हमने सॉल्व किया मैम। फोन भी बचता ना मैम, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती थी कि उसके हाथ पैर ढूंढने लग जाते थे। इस स्थिति में मैम हमने उसकी मदद करी और 24 घंटे के भीतर मैम हमने उसकी समस्या का समाधान किया मैम। और जहाँ तक मुझे लगता है ये सबसे अच्छा केस था मैम। बस हाँ। तो आप महिलाओं और बच्चियों को क्या सलाह देना चाहेंगी, अपने आप को साइबर क्राइम से कैसे बचाएं, किस तरह के प्रिकॉशंस वो लें जिससे ये संभव हो पाए कि किसी भी तरह के साइबर क्राइम उनके साथ ना हो? जी मैम सबसे पहले तो हम महिलाओं बालिकाओं को मैं ये राय देना चाहूंगी कि अपना जो मोबाइल नंबर है वे 2 रखें आप, जिसमें आप एक नंबर से तो आप सोशल मीडिया यूज करें और एक नंबर आप ऐसा रखें जिसमें आप व्हाट्सएप या फेसबुक, आपका इंस्टा कुछ भी ऐड नहीं हो। और दूसरी बात ये मैम कि जो भी बालिकाएं हैं या महिला हैं वे अपने मोबाइल में किसी भी तरह की अपनी ऐसी फोटो ना रखें जो वे नहीं चाहती कि उनके अलावा कोई और देखे, या वे नहीं चाहती कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के अलावा कोई और देखे। क्योंकि मैम आजकल जो सोशल मीडिया है या जो आजकल एआई का जमाना है, सब कुछ इतना ज्यादा हॉरेबल हो चुका है कि अगर हम वे डाटा डिलीट भी कर देते हैं तब भी कहीं ना कहीं से वे डाटा वापस से अपलोड हो जाते हैं मैम। और एक चीज और मैम की बहुत सी बार हम ये भी गलती कर जाते हैं कि जब हम हमारा मोबाइल बेच देते हैं या हम ठीक कराने के लिए देते हैं तब हम हमारे मोबाइल में जो डाटाज होते हैं, जो फोटोज होते हैं, हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं। और जब हम मोबाइल ठीक कराने के लिए देते हैं या जब हमें ऐसा लगता है कि हमने वो चीज डिलीट कर दी है, या जब हम मोबाइल को बेचते हैं और बेचने से पहले हम सब कुछ डिलीट कर चुके होते हैं, फिर भी मैम आजकल की जो टेक्निक्स है वे इतनी ज्यादा हाई हो चुकी है कि कहीं ना कहीं से वे चीजें वापस से डाउनलोड हो जाती है मैम। जी, तो मैं सभी को यही राय देना चाहूंगी कि कभी भी ऐसी कोई फोटो या ऐसी कोई वीडियोज आप अपने मोबाइल में अपनी खुद की ना लें जो आप नहीं चाहते कि कोई और देखे उन्हें, क्योंकि चीजें सोशल मीडिया पे शेयर भी ना करें ना, हाँ कभी भी शेयर नहीं करें, क्योंकि चीजें आगे से कभी भी डिलीट नहीं होती हैं।
एक बार जो चीज आपकी इंटरनेट पर जा चुकी होती है वे कहीं से कहीं तक, फिर आप अगर सोचते हैं कि आपने अपने मोबाइल से डिलीट कर दी तो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है मैम। वे जो डाउनलोड करने वाला है वे कहीं से भी डाउनलोड कर देता है मैम। और आजकल एआई का जमाना है, बनते कोशिश खुद भी सुरक्षित रहें। और अगर कभी हम कोई ऐसी गलती कर भी देते हैं, क्योंकि हम लोग कभी किसी पे इतना ज्यादा विश्वास कर लेते हैं या हम भावनाओं में बहकर कोई ऐसी गलती कर भी देते हैं, तब पुलिस के पास जाने के लिए या अपने घर वालों को बताने के लिए आप झिझकें ना। अपने घर वालों का आप लोग कॉन्फिडेंस में लें। घर वाले हैं वे हमारा अंततः हमारा भला ही चाहते हैं, वे आपको समझेंगे। और अगर कहीं ना कहीं आपको ये डर है कि घर पर बात पता होने से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप पुलिस के पास जाने से आप बिल्कुल ना डरें, क्योंकि पुलिस या साइबर सेल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको तुरंत सुविधा प्राप्त हो सकती है। और पुलिस थाने में भी, हर पुलिस थाने में, महिला थाना तो अलग है ही, पर हर पुलिस थाने में भी एक महिला हेल्प डेस्क होता है जिसमें आपसे प्यार से हर चीज आपसे समझी जाती है और हर महिला को एक सुरक्षित वातावरण हर थाने पर प्रोवाइड किया जाता है। उस संबंध में भी महिलाओं को सचेत होना जरूरी है। इन महिलाओं की मानसिक और इमोशनल स्थिति कैसी होती है? नहीं, जब महिलाएं हमारे पास आती हैं वे काफी डरी हुई होती हैं, वे काफी घबराई हुई भी होती हैं। इवन जब हम उनके परिवार वालों से संपर्क करते हैं तो कुछ महिलाएं तो ये भी नहीं चाहती कि हम उनके ससुराल वालों से संपर्क करें, क्योंकि मैम वे जिस लगातार जिस माहौल में वे रही होती हैं उसमें उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वे बहुत ज्यादा घबरा जाती है। जब मैम एक बहुत अच्छा मिशन चल रहा है मैम, मिशन नव दुर्गा के नाम से, जिसका एक कंसेप्ट है मैम कि महिलाओं को सेल्फ डिफेंस, शारीरिक सुरक्षा के साथ साथ मानसिक रूप से भी मजबूत करना है। हम मैम उस मिशन के अंतर्गत मैम हम महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए प्रेरित करते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, जो हो गया वो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं, आप अपने आप मानसिक स्तर पर आप अपने आप को इतना मजबूत रखें कि जो परिस्थितियां जा चुकी है उनसे हम कैसे बाहर आ सकते हैं और जो परिस्थितियां आ सकती हैं उनसे कैसे निपट सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नेहा। आप सेंटर के बारे में लोगों को किस तरीके से अवेयर कराते हैं? किस तरीके से सेंटर के बारे में आप जानकारी आम जनता में देते हैं? जी मैम, हम हर महीने 2 से 3 कार्यशालाएं हम स्कूल और कॉलेजेस में रखते हैं, जहाँ पर हम बालिकाओं को और महिलाओं को मैम, जो वहाँ की टीचर्स की अध्यापिका रहती हैं, उन्हें हम सारे कानूनों के बारे में भी बताते हैं मैम, जो महिला और बच्चों से संबंधित हैं, और हम हमारे विभाग के बारे में भी बताते हैं मैम। जब मैम वह कार्यशाला समाप्त हो जाती है तब हम एक आधे घंटे का काउंसलिंग सेशन रखते हैं मैम, जहाँ पर जो बालिकाएं होती हैं, क्योंकि बहुत सी बार ऐसी स्थिति आती है मैम कि एक्चुअल में वे प्रॉब्लम्स जो हम उनके सामने शेयर कर रहे होते हैं मैम, कोई ना कोई लड़कियां उस चीज को फेस कर रही होती है मैम। तब हम जब काउंसलिंग सेशन रखते हैं मैम, तब वे बालिकाएं हमारे पास आती हैं और वे अपनी समस्याएं बताती हैं मैम। तब हम उन्हें हमारे विभाग के बारे में बताते हैं, हम उन्हें हमारा एड्रेस देते हैं, फोन नंबर देते हैं, और कुछ काउंसलर्स मैम अपना पर्सनल नंबर भी देती है, क्योंकि कभी स्थिति ऐसी हो जाती है मैम कि रात को भी कभी 10 बजे 11 बजे को उन्हें जरूरत होती है मैम, तब हम उनका फोन अटेंड कर पाए मैम। और हम आंगनवाड़ी स्तर पर और पंचायत स्तर पर मैम हम नारी चौपाल रखते हैं मैम। और जो हमारी साथीनें हैं, जब भी हम साथीनों की हम एक बैठक रखते हैं, वहाँ पर भी मैम हम सभी कानूनों के बारे में और हमारे विभाग के बारे में जानकारी देते हैं। एक बात आपने बहुत अच्छी कही नेहा जी, कि ये जो सभी केसेस आप जिसके बारे में डिस्कस करते हैं, हर बार 2-3 इस तरह के केसेस निकल जाते हैं, तो ये जरूरी है इस चीज को थोड़ा पिन पॉइंट करना कि ये सभी केसेस बहुत लोगों के साथ होते हैं। हर व्यक्ति जिसके साथ कुछ हो रहा होता है उसे ये लगता है कि मैं अकेला साथ हो रहा हूँ। टीनेज में चाहे हार्मोनल चेंजेस हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे डिप्रेशन हो, बहुत लोगों को सामान्य रूप से और सभी लोगों को लगभग होता है। तो कभी भी ये ना फील करें कि ये मेरे ही साथ हो रहा है। एंड दिस टू शैल पास, जो इंग्लिश में एक कहावत है कि वो जो फेज है वो निकल जाएगा, ये विश्वास अपने अंदर भी रखें और सामने अपने परिवार और समाज के लोग भी इस चीज को समझें कि ये जो कठिन समय होता है वो हर व्यक्ति के जीवन में शायद आता है और निकल भी जाता है। तो ये भरोसा अपने ऊपर भी रखें। आप अपनी काउंसलिंग से जुड़े किसी प्रेरणादायक अनुभव को शेयर करना चाहेंगी? मैम, सबसे अच्छा अनुभव मेरा उस एक माँ का केस जब हमारे पास आया था, जिसको उसका बच्चा चाहिए था और जो ससुराल वाले नहीं देना चाह रहे थे। तब उस महिला की स्थिति ऐसी थी कि
एक वक्त आता है ना मैम कि जब शादी हो जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ससुराल वाले पत्नी को भी निकाल देते हैं, ससुराल वाले बहू को भी निकाल देते हैं, बच्चा भी रख लेते हैं। तब मैम उस महिला को ऐसा लगता है कि अब मैं ना मायके की रही हूँ, ना मैं ससुराल की रही हूँ, मेरा जो एक सहारा मेरा बच्चा हो सकता था वो भी मुझसे दूर कर दिया गया। लेकिन जब मैम उस महिला को उसके बच्चे को हमने दिलवाया और उसके बाद जो उसकी खुशी थी वह मैम मतलब बहुत हमें प्रेरित करने वाली थी। और मैम हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं हर केस की प्रकृति अलग होती है मैम, और जब वह केस हम सॉल्व कर देते हैं तब हमें खुद में भी एक उत्साह होता है कि अगली बार जो केस आएगा उसको हमको इससे भी अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। और हर एक केस मैम हमें एक रास्ता देता जाता है कि अगला केस जो आएगा उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। और जब वह केस सॉल्व हो जाता है मैम तब हमें एक मार्गदर्शन मिलता है और एक उत्साह मिलता है, हम प्रेरित होते हैं कि आगे आने वाले केसेस को हम और अच्छे से हैंडल कर पाए मैम। और बहुत अच्छी बात कही आपने नेहा जी, और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अंत में हमारी महिलाओं को अगर कोई आप संदेश देना चाहें। महिलाओं से और बालिकाओं से मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी भी तरह की हिंसा हो, चाहे वह शारीरिक हिंसा हो, चाहे वह मानसिक हिंसा हो या आपकी घरेलू हिंसा हो, आप किसी भी तरह की हिंसा से आप घबराए नहीं। हर समस्या का एक समाधान होता है। जरूरी नहीं है कि हम पुलिस के पास जाएं या जरूरी नहीं है हम कोर्ट के पास जाएं, लेकिन हमारे प्रतापगढ़ में एक ऐसा विभाग है जहां आप आके अपनी समस्याएं हमारे साथ साझा कर सकती है। आपकी समस्याओं से संबंधित जितनी भी जानकारी है सभी को गोपनीय रखते हुए हम आपकी आवश्यकता अनुसार हम आपकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। हमारा जो विभाग है वह 24/7 चलता है। आप कभी भी अगर हमारे केंद्र पर आते हैं आपको एक ऐसा वातावरण मिलेगा, एक ऐसी सुरक्षा मिलेगी जहां पर आप अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। और हम पूरी कोशिश करते हैं पुलिस और प्रशासन की मदद से कि हम आपकी समस्याओं को समाधान कर सकें, हम आपकी समस्याओं को सुलझा सकें। अगर आप किसी भी तरह की किसी भी समस्या से आप अगर जूझ रही हैं तो आप हमारे पास आने से आप कतई ना घबराएं और हमारे साथ आप अपनी समस्याएं साझा करिए। कोई भी समस्या हो सकती है, उसका समाधान भी होता है, तो अपनी समस्याओं से घबराएं नहीं और आप हमारे विभाग में आए या फिर आप आपकी समस्याओं का हमारे साथ साझा करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी उन समस्याओं को दूर करने की। आप अपना हेल्पलाइन नंबर भी एक बार वन स्टॉप सेंटर का नंबर और वुमेन हेल्पलाइन नंबर भी हमारी महिलाओं के साथ शेयर करें। जी मैम। वन स्टॉप सेंटर का नंबर है 01478294232 और जो महिला और वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर है वह है 1090। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098 और अगर आपको त्वरित पुलिस सहायता चाहिए तो आप 112 यानी 112 पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप सीएम हेल्पलाइन नंबर है 181 जहां आप अपनी सारी समस्याएं बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह से हमारे विभाग का नंबर याद नहीं रहता है तब आप आपकी जो शिकायत है 181 पर आप साझा कर सकते हैं। आपकी शिकायत को वहां पर दर्ज कराने के आपके कॉल काटने के बाद तुरंत हमारे पास कॉल आता है और हमारे पास आपकी शिकायत 181 पर दर्ज कराने के तुरंत 5 मिनट के अंदर हमारे विभाग आपसे संपर्क कर लेगा। पुलिस कंट्रोल रूम के लिए आप 100 पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच नेहा जी। आपने काफी अच्छी जानकारी हमारी सभी महिलाओं और बच्चियों के साथ साझा की और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप इसी तरह महिलाओं की मदद करते रहें। इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।